हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर एम। दोस्तों, आज का ये सेशन जो है आपके यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट का जो एग्जाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या है। क्लियर। मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या है। दोस्तों, मोहनजोदाड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज ए राइट आंसर। अगर हम मोहनजोदाड़ो की अगर हम बात करें, यहाँ से रिलेटेड और क्या प्रश्न बन सकते हैं। एक तो आपका प्रश्न पूछा जाता है कि मोहनजोदाड़ो की खोज कब हुई और किसने की। इसकी खोज जो है दोस्तों 1922 ईस्वी में हुई और ये जो है राखाल दास बनर्जी द्वारा की गई। किन्होंने की? राखाल दास बनर्जी। ठीक है, राखाल दास बनर्जी जो द्वारा जो है वो मोहनजोदाड़ो की खोज की गई। मोहनजोदाड़ो में और क्या मिलता है? यहाँ पर एक बृहद स्नानागार मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, बृहद स्नानागार। ठीक, बृहद स्नानागार कहाँ मिलता है? मोहनजोदाड़ो में। यहाँ पर एक नृत्य करती हुई एक मूर्ति मिलती है, यानी कि डांसिंग गर्ल की मूर्ति जो है वो यहाँ पर मिलती है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, याद रखेंगे। तो मोहनजोदाड़ो का मतलब मृतकों का टीला, दैट इज राइट आंसर। क्लियर। प्रश्न नंबर 2 की अगर हम बात करें, प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों? भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय नहीं है? नहीं, ये पूछा है दोस्तों। राज्य लोक सेवा आयोग आपका एक संवैधानिक निकाय होता है, ये है। निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन भी आपका एक संवैधानिक निकाय है, और संघ लोक सेवा आयोग भी आपका संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। नीति आयोग के अध्यक्ष जो हैं दोस्तों वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग की अगर स्थापना की हम बात करें तो 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग की स्थापना हुई। ये योजना आयोग की जगह आया। ठीक है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है? वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें तो दोस्तों सुमन बेरी जो है वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। अगर हम इसके सीईओ पूछे जाएं तो बीबी आर सुब्रमण्यम जो हैं इसके वर्तमान सीईओ हैं। ठीक, नीति आयोग में नीति का मतलब क्या है? ये फुल फॉर्म पूछी जाती है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है नीति आयोग की फुल फॉर्म है। ये बात समझ में आए। राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग संविधान के किस भाग में दिए गए? अगर ये पूछा जाए तो भाग 14 में इनका वर्णन है। अनुच्छेद 315 इनसे संबंधित है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, निर्वाचन आयोग, ये अनुच्छेद, अगर इसका भाग पूछा जाए तो इलेक्शन कमीशन का भाग 15 है। आर्टिकल 324 से लेकर 329 का तक जो है इसका वर्णन है। ठीक, आर्टिकल कहाँ से? 324 से लेकर 329 तक जो है वो निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ये पॉइंट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 3 की हम बात करें। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? ठीक, तो आर्टिकल 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये बात समझ में आई होगी। ठीक है। अगर हम, और ये आर्टिकल 58 का मतलब क्या होता है? आर्टिकल 58 की अगर हम बात करें दोस्तों तो क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक, यहाँ पर क्या है? क्वालिफिकेशन की बात की गई है, लिख लेना। आर्टिकल 58 जो है राष्ट्रपति के लिए क्वालिफिकेशन की बात की गई। क्वालिफिकेशन में क्या होना चाहिए? एक तो ये भारत का नागरिक होना चाहिए। पेन दोस्तों अभी भी हमारा नहीं आया तो आप बस सुनेंगे। और दूसरा, हमारा इस राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए ये पूछा जाता है। तो कम से कम 35 वर्ष जो है उसकी उम्र होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का सदस्य बनने की इसकी जो है योग्यता होनी चाहिए राष्ट्रपति की। क्लियर हुआ? ये बात समझ में है। अगर हम आर्टिकल 54 की हम बात करें तो 54 में दोस्तों इलेक्टोरल कॉलेज दिया गया है, यानी कि निर्वाचन मंडल जो है, निर्वाचन मंडल दिया। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल दिया है, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, याद रखना, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा। ठीक, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत नहीं, निर्वाचित। और दूसरा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये हो जाता है चौथा पॉइंट ये होता है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पौंडुचेरी एंड दिल्ली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि दो ही ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जिनकी विधानसभाओं के
इलेक्टेड मेंबर भाग लेते हैं। वो कौन-कौन से हैं? आपके दिल्ली और आपका दूसरा पुडुचेरी। ये पहले नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया है और इनको जो है दोस्तों 70वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 यानी कि जो 70वां संविधान संशोधन 1992 वाला हुआ था, उसमें जो है ये दिल्ली और पुडुचेरी को ये जोड़ा गया। समझ में आया? 55 की अगर हम बात करें, 55 में क्या है? 55 में जो है मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट मतलब प्रक्रिया कैसे होगी? राष्ट्रपति के चुनाव करने की क्या प्रक्रिया होगी? ये आपका 55 में दिया है। ये बात समझ में आई और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, महाभियोग, ठीक? महाभियोग ये किस आर्टिकल तहत इम्पीचमेंट जिसे हम बोलते हैं, तो दोस्तों आर्टिकल 61 के तहत जो है राष्ट्रपति पर जो है इम्पीचमेंट लगाया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति को 14 डेज़ पहले जो है एक नोटिस देना पड़ता है। ये बात समझ में आए? चलिए अगला प्रश्न की हम इसका राइट आंसर हो जाएगा 52। प्रश्न नंबर 4 की हम बात करें। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा को किस वर्ष समाप्त किया गया? ठीक है? तो ये दोस्तों जो है 31 अक्टूबर को इसको समाप्त किया गया। 31 अक्टूबर 2019 को जो है जम्मू और कश्मीर को विभाजित कर दिया गया और जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में 2 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड कर दिया गया। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2019 और पूरा एग्ज़ैक्ट डेट याद रखें 31 अक्टूबर 2019। क्लियर? प्रश्न नंबर 5 की हम बात करें। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि पंजाब राज्य निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन से समृद्ध है? प्राकृतिक संसाधन हो जाए तो दोस्तों पंजाब राज्य में उपजाऊ मिट्टी सबसे ज़्यादा है। इसलिए पंजाब को जो है भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। क्या कहा जाता है पंजाब को? भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। अन्न भंडार। ठीक किसे कहा जाता है? पंजाब को। यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी सबसे ज़्यादा है। क्लियर हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 6 की हम बात करें। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या भारत में हरित क्रांति का एक नकारात्मक प्रभाव है? हरित क्रांति आई तो भारत में क्या नकारात्मक प्रभाव पड़े? तो हरित क्रांति के आने से दोस्तों भूजल स्तर का ह्रास होने लगा। ये बात सही है। मृदा की गुणवत्ता में भी गिरावट आई क्योंकि हरित क्रांति में दोस्तों जो है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स है ना, इनका उपज का यूज होने लगा था। इसलिए जो है मृदा की गुणवत्ता में कमी आई, बढ़ी हुई इनपुट इनपुट लागत, ये भी पॉइंट सही है। तो ये तीनों ही पॉइंट जो है ना नकारात्मक प्रभाव हैं यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों ही जो है इसका प्रभाव पड़ा। हरित क्रांति की अगर हम बात करें, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक, एम.एस. स्वामीनाथन जो हैं दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। यही अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है, तो दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग को जो है हरित क्रांति के जनक माना जाता है पूरे विश्व का। हरित क्रांति जब हुई थी तो भारत में गेहूं के बीज कहाँ से आए थे? ये तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है और चावल के बीज पूछा जाता है। ठीक, अगर गेहूं के बीज की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये मैक्सिको से जो है गेहूं के बीज आए थे, मैक्सिको से। अगर चावल के बीज पूछा जाए तो आप फिलीपींस लगाएंगे। ठीक है, फिलीपींस से जो है चावल के बीज आए थे। क्लियर हुआ? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग किसके बीच से होकर गुजरता है? जो शेरशाह सूरी मार्ग जो है जिसे आप जो दोस्तों जीटी रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? जीटी रोड। जीटी रोड का मतलब ग्रांड ट्रंक रोड। ठीक, ग्रांड ट्रंक रोड। जीटी रोड का मतलब है ग्रांड ट्रंक रोड। शेरशाह सूरी मार्ग जो है दोस्तों शेरशाह द्वारा बनवाया। इसका जीटी रोड नाम किसने रखा? ये जो है दोस्तों इसका जीटी रोड मार्ग जो है ऑकलैंड द्वारा रखा गया। किसने रखा? ऑकलैंड। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शेरशाह सूरी मार्ग का नाम जो है जीटी रोड किसने रखा? वो आपके ऑकलैंड ने रखा। ये जो है दोस्तों दिल्ली और अमृतसर को जोड़ता है। ठीक, के बीच से होकर जाता है। किसके किसके बीच से होकर जाता है? दिल्ली और अमृतसर के बीच से होकर जाता है। क्लियर हुआ? तो चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है कि कोयले का जलना किस प्रकार की एक अपक्रिया है? ठीक है, इजी है, याद कर लेंगे। कोयले का जलना दोस्तों एक आपका संयोजन अपक्रिया है। संयोजन अपक्रियाएं वह होती हैं जब दो अलग-अलग पदार्थ
मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो वो आपका संयोजन अभिक्रिया होती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, वो संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। क्लियर? प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा विटामिन जल में विलेय है? ठीक, जल में विलेय पूछा है। तो दोस्तों आपका विटामिन बी और सी जो है जल में विलेय हैं, जबकि कीड़ा, कीड़ा नाम से याद रखेंगे, कीड़ा में फैट होता है KEDA, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये जो है दोस्तों फैट यानी कि वसा में विलेय हैं। ठीक, जबकि विटामिन बी और सी जो है पानी में विलेय हैं। तो इनमें से कौन सा विटामिन विलेय होगा? तो कौन सा होगा दोस्तों? विटामिन सी जो है जल में विलेय है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इसकी कमी से दोस्तों जो है स्कर्वी नामक रोग जो है, स्कर्वी नामक रोग जो है विटामिन सी की कमी से हो जाता है। ठीक, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका एस्कर्बिक एसिड जो है, इसका एस्कर्बिक एसिड इसका नाम है। ठीक है, नींबू, आंवला इसमें ये पाया जाता है, ज्यादातर खट्टे पदार्थों में जो है विटामिन सी पाया जाता है। ठीक, विटामिन डी की अगर हम बात करें तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, या फिर ओस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। किसकी कमी से? विटामिन ई की कमी से। विटामिन ए की अगर हम बात करें तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी नामक रोग हो जाता है। रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का नाम है। विटामिन ई की बात करें तो दोस्तों जो इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। इसको टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, टोकोफेरॉल जो है इसका रासायनिक नाम है। क्लियर हुआ? चलिए, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा विटामिन सी इज अ राइट आंसर। प्रश्न नंबर 9 की हम बात करें। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है कि HIV वायरस डेड डिस्क को नष्ट करता है, जिससे किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा क्षमता जो है वो कमजोर हो जाती है। HIV वायरस जो है ह्यूमन एक्वायर्ड ह्यूमन एक्वायर्ड इम्यूनो वायरस जो है HIV का फुल फॉर्म होता है, ये भी पूछा जाता है। दोस्तों ये जो है ना WBC को नष्ट करता है। WBC को दोस्तों जो है व्हाइट ब्लड कार्पल्स कहते हैं, और इसको जो है लिम्फोसाइट्स भी कहा जाता है। WBC का दूसरा नाम क्या है? लिम्फोसाइट्स। सो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लिम्फोसाइट्स इज अ राइट आंसर। क्लियर? और ये वायरस किसका होता है? इसकी इसके कारण कौन सा रोग हो जाता है? एड्स नामक रोग जो है दोस्तों HIV के कारण हो जाता है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। अगर लिम्फोसाइट ना हो तो आप WBC टिक करेंगे। क्लियर? प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक उपभोक्ता है? इनमें से तृतीयक उपभोक्ता कौन सा है? दोस्तों पहले क्या होता है? घास। घास को खाता कौन है इनमें से? टिड्डा। ठीक, घास को खाएगा टिड्डा। और टिड्डा को खाएगा कौन? मेढक। और मेढक को कौन खाएगा? मेढक को खाएगा दोस्तों सांप। तो ये तो प्राथमिक हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, ये टर्सरी। सांप जो है आपका दोस्तों तृतीय उपभोक्ता होता है। ये आपका एक फूड श्रृंखला जो है इस प्रकार से चलती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सांप इज अ राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ऊपर अच्छा 11वां प्रश्न क्या कह रहा है? ठीक है, 11वां प्रश्न क्या कह रहा है कि अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक ढांचे से क्या तात्पर्य है? ठीक, अर्थव्यवस्था का संरचनात्मक ढांचा पूछा है, तो इससे क्या तात्पर्य है? अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक ढांचे की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है जीडीपी के, दोस्तों जीडीपी के विभिन्न क्षेत्रों का योगदान। तो जीडीपी के 3 क्षेत्र होते हैं, हमने पहले भी बताया। एक आपका प्राइमरी सेक्टर, दूसरा आपका टर्सरी सेक्टर और तीसरा जो है आपका नहीं, पहला आपका प्राइमरी सेक्टर, दूसरा आपका सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा आपका टर्सरी सेक्टर। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में दोस्तों वो काम आ जाते हैं जो कृषि और उससे संबंधित होते हैं। उत्खनन और खनन आपका प्राइमरी क्षेत्र के भाग हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। सेकेंडरी सेक्टर को दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है, यानी कि विनिर्माण कार्य, जिसमें कोई चीज बनाई जाती है। भारत में जो कुछ भी बनाया जाता है, कंस्ट्रक्शन होता है या वो सब किसमें आता है? द्वितीयक क्षेत्र में आता है। जैसे कि आपका ब्रेड बनना, कपड़ा बनना,
पेट्रोल, गैस ये क्या तृतीय क्षेत्र के हैं, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों तृतीय क्षेत्र को दोस्तों हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, ये भी एग्ज़ाम में कई बार पॉइंट पूछा जा चुका है। इसे जो है सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, अर्थात इसमें वो काम आते हैं जो हमको सरकार द्वारा सेवा प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे कि आपका बीमा, बैंकिंग, व्यापार, यातायात ये सब क्या हैं? ये आपके सब टर्शरी सेक्टर के कार्य हैं। क्लियर हुआ? और इन तीनों में जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान अगर पूछा जाए तो तृतीय क्षेत्र का जो है वर्तमान में सबसे ज़्यादा योगदान जो है तृतीय क्षेत्र का जो लगभग 50% से भी ज़्यादा जो है योगदान देता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी इज़ अ राइट आंसर। क्लियर? अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? दोस्तों पहले तो ये कब शुरू की गया? इसको जो है दोस्तों 2008 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 2008 में। और इसको जो है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा किया गया था। क्लियर? और वर्तमान में इसके मंत्री अगर पूछा जाए तो जीतन राम मांझी, ठीक? जीतन राम मांझी जो है वर्तमान में एमएसएमई मिनिस्टर हैं। क्लियर? क्या नाम है? जीतन राम मांझी। अब प्रश्न नंबर अगला की हम बात करें 14। 14वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि कथक शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है? ठीक। कथक दोस्तों जो है क्या है? कथक एक दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है। और ये किस राज्य का क्लासिकल डांस है या शास्त्रीय नृत्य है? ये दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक क्लासिकल डांस है। क्लियर? तो कथक का मतलब होता है दोस्तों कथा। ठीक। तो कथक शब्द जो है कथा से लिया गया है। क्लियर हुआ? और शास्त्रीय नृत्य की हम बात करें, वर्तमान में क्लासिकल डांस कितने? 8 थे, एक और बढ़ गया तो वर्तमान में 9 क्लासिकल डांस हैं। अगर हम 9 का वर्णन करें जिसमें तो एक आपका कथक हो गया, दूसरा आपका भरतनाट्यम हो गया, भरतनाट्यम जो कि आपका दोस्तों तमिलनाडु का है। फिर आप सुनते रहेंगे। इसके बाद आपका कथकली, ठीक? कथकली कहाँ का है? केरला का है। इसके बाद आपका मोहिनीअट्टम, ठीक? मोहिनीअट्टम भी केरला का है। सत्रिया इम्पोर्टेंट है। सत्रिया कहाँ का है दोस्तों? ये असम का है। ठीक है? कुचिपुड़ी की अगर हम बात करें तो ये आपका आंध्र प्रदेश का है। ठीक है? सुनते रहना, राइटिंग में ना जाना। ठीक है? और इसके बाद आपका उड़ीसी नाम से ही है, ये आपका उड़ीसा का है। एक आपका मणिपुरी होता है, मणिपुरी दोस्तों जो है आपका मणिपुर का है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये कथक 8। कथक भी आपका ये। जो 9वां जोड़ा था दोस्तों, नमा था, उसका नाम है छऊ। ठीक? नमा जो जोड़ा गया है शास्त्रीय नृत्य वो आपका छऊ। छऊ भी दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका दोस्तों होता है पुरुलिया छऊ। क्या नाम है उसका? पुरुलिया छऊ। ये कहाँ का? ये आपका वेस्ट बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ। एक आपका दोस्तों होता है सरायकेला छऊ। ठीक? सरायकेला छऊ कहाँ का है दोस्तों? ये आपका झारखंड का है। और एक होता है दोस्तों आपका मयूरभंज छऊ। ठीक? मयूरभंज छऊ दोस्तों जो है वो उड़ीसा का एक छऊ नृत्य है। क्लियर हुआ? तो इस कथक का मतलब होता है कथा, यानी कि कथा जो है कथा शब्द से कथक बना है। क्लियर? प्रश्न नंबर 15। ये अच्छा क्वेश्चन है, फैक्ट है, याद कर लेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड है। कह रहा है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ठीक? ये कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों जो है कन्याकुमारी में स्थित है। ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। आप जानते हैं कि ये भारत है, भारत का सबसे लास्ट में जो है वो कन्याकुमारी है। ठीक है? अगर एक क्वेश्चन एक ये पूछा जाता है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो वो आपका कन्याकुमारी है। ठीक? या ये जगह का नाम है। अगर ओवरऑल पूछा जाए तो आपका यहाँ पर इंदिरा पॉइंट जो है आपका सबसे दक्षिणतम बिंदु है। उत्तर पूछा जाए तो इंदिरा, अगर इस तरह से पूछा जाए तो यहाँ पर पश्चिमी पूछा जाए, सबसे पश्चिमी बिंदु जो है दोस्तों आपका किबिथु है, किबिथु। और आपका नहीं, अगर सबसे पूर्वी पूछा जाए तो किबिथु, और सबसे पश्चिमी पूछा जाए तो इधर आपका गुहार मोती। ठीक है? गुहार मोती जो कि आपका गुजरात में है, और ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पर इंदिरा पॉइंट जो है ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है वो तमिलनाडु के कन्याकुमारी में है। अगर कन्याकुमारी ना दे तो आप तमिलनाडु मारेंगे आंसर। क्लियर?
प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है कि मार्च 2024 में किसने लोकपाल के दूसरे अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण की? ठीक, लोकपाल के दूसरे अध्यक्ष, अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये जो है न्यायमूर्ति अजय माणिक राव खानविलकर जो हैं दूसरे अध्यक्ष हैं, ठीक। पहले कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष यानी कि पीसी घोष जो हैं दोस्तों पहले लोकपाल अध्यक्ष हैं, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। पहले लोकपाल अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष, दूसरे जो अभी बने हैं वो है अजय माणिक राव खानविलकर। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है कि हाल ही में भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों तुहिन कांत पांडे जो है भारत के नए वित्त सचिव हैं। क्लियर हुआ? याद कर लेंगे, तुहिन कांता पांडे भारत के नए वित्त सचिव है। क्लियर? प्रश्न नंबर 18 प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है कि हाल ही में किस अभिनेता को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये जो है अभी 2024 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती को जो है दिया गया है। प्रश्न नंबर 19 अच्छा प्रश्न है, कह रहा कि जो असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? ठीक है, असहयोग आंदोलन की अगर हम बात करें जिसे हम कहते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक, ये जो है 1 अगस्त 1920 को जो है इसकी शुरुआत की गई। कब? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या था कि जब ये दोस्तों असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा और उनके सहयोगियों द्वारा चलाया जा रहा था, तो बीच में एक घटना घटित हो गई। क्या? 5 फरवरी 1922 को एक कांड हो गया जिसको हम बोलते हैं चौरी चौरा कांड, ठीक, चौरी चौरा कांड हो गया था, ठीक है ये। और चौरी चौरा कांड कहाँ पर हुआ था? ये दोस्तों गोरखपुर में हुआ था, ठीक, गोरखपुर यूपी में। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? आप गोरखपुर यूपी, ठीक। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ये कांड हो गया। तो इस घटना में जो है पुलिस चौकी में बम वगैरह छोड़ी गए थे और कई पुलिस वाले उसमें मारे गए थे। तो इस घटना से आहत होकर गांधी जी दुखी हो गए और उन्होंने जो है असहयोग आंदोलन को रद्द करना पड़ा। और कब किया उन्होंने? ये दोस्तों 22 फरवरी 1922 को, सॉरी 22 फरवरी नहीं, 12 फरवरी 1922 को इसको जो है वापस लिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। किस वजह से लिया गया था चौरी चौरा कांड? चौरी चौरा कांड की वजह से जो है असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ और इस वजह से जो है असहयोग आंदोलन जो है वापस लेना पड़ा 12 फरवरी 1922 को। और ये हुआ कब था? 1 अगस्त 1920 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ये पॉइंट याद रखेंगे, फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? प्रश्न नंबर 20 जो कि अंतिम प्रश्न है आज का। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है क्यों आया? कैबिनेट मिशन प्लान की वजह से, बेबल प्लान, साइमन कमीशन रिपोर्ट या क्रिप्स मिशन की सफलता? ठीक, किशन मिशन की सफलता नहीं। देखो अगर भारत छोड़ो की अगर हम बात करें तो ये जो है 8 अगस्त 1942, ठीक, ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ कब? ये हुआ दोस्तों 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। गांधी जी ने इसको आंदोलन को चुड़ाया और इसमें जो उन्होंने दिया भारत छोड़ो आंदोलन में क्या हुआ, करो या मरो का नारा जो है इसी में दिया गया, करो या मरो, गांधी जी द्वारा कहा गया, ठीक है। तो ये क्रिप्स मिशन की सफलता, ठीक, क्रिप्स मिशन की वजह से जो है प्रतिक्रिया को ये जो भारत छोड़ो आंदोलन की प्रतिक्रिया शुरुआत की गई थी। क्लियर हुआ? और ये हुआ कब था? 8 अगस्त 1942 और क्रिप्स मिशन भी 1942 में आया था। क्लियर हुआ? तो और इसी में नारा दिया था करो या मरो का। गांधी जी ने, ये प्रश्न पूछा जाता है कि करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया? तो गांधी जी ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन में दिया। क्लियर हुआ? कैबिनेट मिशन तो आप जानते हैं कि 1946। क्लियर हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज अ राइट आंसर। सो दोस्तों ये आपके 20 प्रश्न थे, ये आपको एग्जाम ओरिएंटेड हैं, आप इनको देख लिया हो तो अच्छा है और इससे पहले भी सेट करा दिए गए, आप उनको भी रिवीजन कर सकते हैं। सो
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सेशन को लाइक कर दें। अगर चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारा सहयोग दें। सो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।